नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हर देश में कोविड-19 की डेथ रेट इतनी डिफरेंट क्यों है। आखिर क्यों इटली में इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं कंपेयर टू जर्मनी, जहां पर काफी कम डेथ्स देखी जा रही हैं। तो इन सभी आंकड़ों के पीछे क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इन्हें हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स लॉन्च हो चुका है। स्मार्ट कोर्स के फीचर्स एक नॉर्मल रेगुलर वीडियो कोर्स या ऑनलाइन कोर्स से काफी बढ़कर हैं। तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। एज ऑफ 20 अप्रैल लेट नाइट जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 24,32,000 हो चुकी है और डेथ्स 1,67,000 के आसपास है। लेकिन दुनिया भर में जो डेथ रेट है वो काफी वेरी कर रही है। तो आप देखेंगे कि कई देशों में जैसे यूएस, इटली, स्पेन, यहां पर पेशेंट्स भी ज्यादा हैं और डेथ्स की संख्या भी है। लेकिन जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे डेथ रेट के रूप में तो यहां पर काफी वेरिएशन सामने आता है। डेथ रेट को टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं फेटालिटी रेट। और फेटालिटी रेट भी दो तरह की होती है, केस फेटालिटी रेट और इन्फेक्शन फेटालिटी रेट। तो पहले आप केस फेटालिटी रेट समझो। CFR हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। भारत के रिस्पेक्ट में आप देखिए, यहां पर हम CFR कैलकुलेट करते हैं तो भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त 14,255 केसेस हैं, एक्टिव केसेस। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर 15,000 लिख रहा हूं और नंबर ऑफ डेथ्स हैं 559। ये भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 500 ले रहा हूं यहां पर, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आप चाहो तो एग्जैक्ट कर लेना। तो ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा और ये अप्रोक्सीमेटली 3.3% केस फेटालिटी रेट आएगी। तो इसी को आमतौर पर मीडिया में डेथ रेट के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। ये एक्चुअली में क्या है? केस फेटालिटी रेट। और WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया में इसका CFR 3% है कोविड-19 का, बेस्ड ऑन करंट डेटा। लेकिन याद रखिए ये डेटा चेंज होता रहता है हर हफ्ते। जैसे जैसे हमारे पास नया डेटा आता है, WHO ने भी ये CFR को कई बार रिवाइज किया है। कई लोग मैंने देखा है कि मोर्टेलिटी रेट और फेटालिटी रेट को इंटरचेंज कर देते हैं। कई बड़े मीडिया हाउसेस भी ये गलती करते हैं। तो इंडिया टुडे की कल की रिपोर्ट में ये हेडलाइन में लिखा हुआ था कि मोर्टेलिटी रेट इज 3.3%, जबकि ये गलत है। ये फेटालिटी रेट होना चाहिए। मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि कितनी डेथ हुई है पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि उसमें 1 लाख की आबादी को बेसिस बनाकर गिना जाता है कि 1 लाख की आबादी पर कितनी मौतें हुई है। तो मान लो कि अगर चाइना है, चाइना के अंदर अगर 5,000 लोगों की डेथ होती है और वहां की आबादी कितनी है, लगभग 140 करोड़ के आसपास, तो चाइना का जो ये रेशियो है मोर्टेलिटी रेट का, ये अलग होगा। और अगर 5,000 डेथ ईरान जैसे देश में होती है जहां की आबादी है आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग करोड़ है, तो यहां पर ये बहुत वेरिएशन होगा। अब बात करते हैं इन्फेक्शन फेटालिटी रेट की। देखिए अभी हमें उनके बारे में पता है जो केसेस कंफर्म हो चुके हैं लेबोरेटरी के द्वारा कि इन्हें कोविड-19 है। लेकिन इस वक्त दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इतने ज्यादा बीमार नहीं हुए हैं कि वो हॉस्पिटल जाएं। कई देशों में हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कई एरियाज में हॉस्पिटल नजदीक नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये आप मान के चलो कि इस वक्त अगर 24 लाख लोग हमें डायग्नोस हो चुके हैं कि इनमें कोविड-19 है, तो दुनिया में इससे कई गुना ज्यादा लोग हैं जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन इस वक्त फैला हुआ है एज ऑफ राइट नाउ। तो अल्टीमेटली जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगी तो 2-3 साल बाद जब एपिडेमियोलॉजिस्ट कैलकुलेशंस करेंगे तो वो इन्फेक्शन फेटालिटी रेट कैलकुलेट करेंगे। उसमें ये देखा जाता है कि कितनी मृत्यु हुई, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्फेक्टेड, यानी कितने लोगों में संक्रमण हुआ और उनमें से कितनी मौतें हुई। तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? केसेस जो डायग्नोस हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए CFR थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन जब इन्फेक्शन फेटालिटी रेट कैलकुलेट करी जाएगी तो ये आंकड़ा थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि इनमें से कई लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, हल्के मामूली लक्षण होंगे, कई एसिम्टोमेटिक होंगे जिनको कोई लक्षण ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी इस इन्फेक्शन फेटालिटी में कैलकुलेट किया जाएगा। और बेसिकली देखो, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा कभी नहीं मिलता है, ये एक एस्टिमेट होता है। लेकिन इसके लिए कई सारे मॉडल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, तो वो एस्टिमेट यूज करते हुए इन्फेक्शन फेटालिटी रेट कैलकुलेट करी जाएगी। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो कि 100 लोग रहते हैं एक बिल्डिंग में। इन 100 लोगों में से अचानक से 10 लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं कोविड-19 जैसे। तो ये सभी 10 के 10 हॉस्पिटल पहुंचे, इन्होंने जांच कराई और ये सभी पॉजिटिव निकले। इन 10 में से एक व्यक्ति की तबीयत काफी खराब हो गई। सोचो उसे डायबिटीज थी, ही वाज 75 ईयर्स ओल्ड, तो ये व्यक्ति मर गया, इसकी डेथ हो गई। अब अगर CFR कैलकुलेट किया जाएगा इस बिल्डिंग का, ये एक यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, एक यूनिट मान रहे हैं इसे, तो यहां का CFR हो जाएगा एक डेथ डिवाइडेड बाय कितने पेशेंट है हमारे पास, 10 इंटू 100, तो ये आएगा 10%। लेकिन अगर आप जाकर उस बिल्डिंग में जांच करें और लेट्स से कि 100 के 100 लोगों में संक्रमण पाया गया, लेकिन बाकी के 90 लोग बहुत ही हेल्दी थे, बहुत फिट थे, जवान थे, उनमें या तो माइल्ड सिम्टम्स थे जिसके कारण उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, या फिर वो 1-2 दिन में ही हल्के लक्षण के साथ ठीक हो गए,
कुल मिलाकर इनमें इन्फेक्शन तो था लेकिन ये हॉस्पिटलाइज नहीं हुए या फिर इन्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अगर आप इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट कैलकुलेट करेंगे, आई एम सॉरी, अगर आप इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट कैलकुलेट करेंगे तो 1 डेथ डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये आंकड़ा, और IFR क्या आएगा 1%। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है CFR और IFR के बीच में। तो अभी हम CFR के बेसिस पर अपनी सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, IFR के बेसिस पर नहीं कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में डेथ रेट में काफी फर्क है। जैसे देखिए इटली में मार्च के महीने में डेथ रेट 11% के आसपास थी। अगर 100 लोग इन्फेक्टेड थे तो 11 लोगों की डेथ हो रही थी, विच वॉज वेरी हाई, क्योंकि चाइना फरवरी के महीने में ये कह रहा था कि डेथ रेट केवल 2% है हमारे यहां पर। अब जर्मनी में केवल 1% है। जर्मनी और इटली की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, दोनों ही यूरोपियन देश हैं, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स भी वहां पर सेम है, फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन था, 11% और 1%। चाइना में मार्च आते आते फेटेलिटी रेट हो गई थी 4%, इजराइल में मार्च के एंड तक 0.35% था। अभी हम 18 अप्रैल के आंकड़ों के बेसिस पर अगर कैलकुलेशन करें तो आप देखेंगे कि जर्मनी में फेटेलिटी रेट और कम हो चुकी है 0.3%, यूएस में अभी भी ये 1.5% है। हालांकि ये देखिए सही आपको एनालिसिस नहीं देगा क्योंकि ये 1.5%, यूएस की आबादी बहुत ज्यादा है, 33 करोड़ के आसपास है, तो वहां पर नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा है। यूएस में 40,000 मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं। भारत में 3.3% और इटली, नेदरलैंड्स, बेल्जियम जैसे देशों में ये 6.6 से ऊपर है। इटली में इस वक्त जाकर ये आंकड़ा 7.2% के आसपास है, क्योंकि अब धीरे धीरे इटली में डेथ्स की संख्या कम होती जा रही है। मार्च के लास्ट हफ्ते तक इटली में काफी डेथ्स हुई थी। तो ये आप देखेंगे कि काफी हाई वेरिएशंस हैं, कहीं पे किसी देश में 9% है, कई देशों में अभी ये 5% के आसपास है, और कई देशों में ये 0.3 है। और जबकि जर्मनी, इटली और पड़ोसी देश हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ सेम है उनमें। तो इन देशों में डेथ रेट में इतना फर्क क्यों है? एक थियरी पहले ये चल रही थी कि शायद वायरस म्यूटेट हो गया है और इटली जैसे देशों में वो ज्यादा घातक हो गया है, लेकिन जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन है वो सिमिलर है सभी देशों में, इसमें कोई खास म्यूटेशन नहीं हुआ है पिछले 3 महीनों में। तो सारा मामला आता है टेस्टिंग पर और काउंटिंग पर, कि आप केसेस को गिनते कैसे हैं, मौतों को कैसे गिनते हैं और किस देश में कितनी टेस्टिंग हो रही है। तो सबसे पहला फंडा है टेस्टिंग का। टेस्टिंग के आधार पर मैंने देशों को 2 कैटेगरी में बांटा है, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए में वो कंट्री हैं जैसे यूके, इटली, नेदरलैंड, जहां पर केवल उन पेशेंट्स की टेस्टिंग हो रही है जो लक्षण दिखाते हैं और उन्हीं को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। यहां पर मास टेस्टिंग नहीं हो रही है कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है या फिर उसकी भी टेस्टिंग कर लो, या रैंडमली पूरे शहरों की टेस्टिंग हो रही हो, ऐसा यहां पर नहीं है। तो अगर यहां पर सोचिए कि 100 लोगों में से 10 बीमार हो रहे हैं, तो वो 10 बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और उनमें से 2 या 3 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इन देशों में जहां टेस्टिंग लो है वहां पर डेथ रेट आपको ज्यादा नजर आएगी। और दूसरी तरफ वो देश है जहां पर लार्ज स्केल टेस्टिंग हो रही है, जैसे कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, वहां पर पूरे के पूरे शहरों को टेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं ऐसा करने के लिए। तो इन देशों में एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी टेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं है तो भी उसे टेस्ट किया जा रहा है। भारत जैसे देश में, इटली में ऐसा नहीं है। भारत में अगर आप पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है तो आपको घर पे क्वारंटीन किया जाएगा, आपको 14 दिन घर में रहना है, लेकिन आपका डायरेक्टली टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट केवल तब हो रहा है जब आप लक्षण शो करें। तो आदर्श स्थिति में तो यही होना चाहिए कि जितने लोगों की हो सके टेस्टिंग करी जाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। साउथ कोरिया या सिंगापुर जैसे देश ये अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, आबादी कम है। भारत, चाइना जैसे देश ये अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इनफैक्ट वहां की भी आबादी ऑलमोस्ट 33 करोड़ है। तो यूएस में भी ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि जितने ज्यादा लोगों की टेस्टिंग होती है उतना हमारे लिए डेटा बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली IFR कैलकुलेट करने में हमें फायदा मिलता है। लार्ज स्केल टेस्टिंग कैसे फायदेमंद हो सकती है उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है इटली का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है वो। इस गांव की आबादी है 3,300। उत्तरी इटली में ये गांव है। यहां पर मार्च की शुरुआत में जैसे ही पहला पॉजिटिव केस आया था तो इस गांव के मेयर ने क्या किया, गांव को लॉकडाउन करके सभी की टेस्टिंग करवाई। 3,300 लोगों का टेस्ट किया गया। उस समय केवल एक व्यक्ति को लक्षण दिखाई दे रहे थे और वो पॉजिटिव था, लेकिन जब पूरे गांव की टेस्टिंग करी गई तो लगभग 100 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब 3% आबादी गांव की ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी जब एक व्यक्ति को लक्षण नजर आ रहे थे। तो आप समझ रहे हैं कि टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और तुरंत इन 100 लोगों को, इनके घर वालों को आइसोलेट किया गया और वो गांव में ज्यादा केसेस नहीं हुए। बहुत जल्दी इन्होंने इस पैंडेमिक को काबू में कर लिया, अपने गांव में संक्रमण को फैलने से रोक दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। लेकिन देखो, एक गांव था, 3,300 आबादी थी, तो इसलिए यहां पर टेस्टिंग हो पाई। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है।
डेथ रेट को अफेक्ट करने वाला एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि एक्चुअली में आप डेथ को गिन किस अंडर रहे हैं, कोविड-19 या किसी और बीमारी के कारण। तो दुनिया भर में कई हेल्थ डिपार्टमेंट या कई एजेंसीज हैं जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं नंबर्स को या स्टैटिस्टिक्स को। वो सभी प्रकार की मौतों को कोविड-19 में काउंट कर रहे हैं, चाहे उनकी टेस्टिंग हुई हो या नहीं। हो सकता है कि वो सस्पेक्टेड केस हो, उसकी रिपोर्ट ही ना आए और उससे पहले पेशेंट की मृत्यु हो जाए, तो भी उसे कोविड-19 में काउंट किया जा रहा है। कुछ देशों में, सभी जगह ऐसा नहीं है। इटली और जर्मनी, हांगकांग जैसे देशों में ये प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो मान लो कि उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो हॉस्पिटल में था बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो भी उसे कोविड-19 मौत गिना जाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सीडीसी ने डॉक्टर्स को ये छूट दे रखी है कि आप तय करो कि डेथ किसके कारण हुई है। अगर कोई 70-75 साल का हार्ट पेशेंट है और कोविड-19 को लेकर वो हॉस्पिटल आया था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई ड्यू टू अ हार्ट अटैक, तो अब अमेरिका के डॉक्टर को ये छूट है कि वो डेथ सर्टिफिकेट पे लिखना चाहे कि डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज, तो वो हार्ट डिजीज लिखेगा, कोविड-19 लिखना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए कि यूएस, इटली और कई देशों में ये जो काउंटिंग है ये अलग तरह से हो रही है। इसमें काफी वेरिएशन है, दुनिया भर में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और एक और प्रॉब्लम है, देखिए एपिडेमिक या फिर कोई भी महामारी जब फैलती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि केवल उसी के बारे में सोचते हैं। इसको कहते हैं असर्टेनमेंट बायस। ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन इसको देखा गया है, ये रिकॉर्डेड फिनोमिना है कि अगर कोई पेशेंट किसी और बीमारी से भी मरा हो, लेकिन उसे अगर निमोनिया जैसे कुछ भी लक्षण थे, तो डॉक्टर्स मान के चलते हैं कि ये कोविड-19 ही होगा ऐसे समय में। तो इसको असर्टेनमेंट बायस कहते हैं और उस मौत को कोविड-19 के अधीन दर्ज किया जाएगा। तो इससे डेथ रेट पर फर्क पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम यह है कि कई लोग घर पर भी मर रहे हैं या फिर ओल्ड एज होम्स में भी मर रहे हैं। तो जैसे यूएस में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 7,000 लोग नर्सिंग होम्स में ऑलरेडी मर चुके हैं, ये हॉस्पिटलाइज हुए ही नहीं। तो इनकी मौत को कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई राज्यों ने पहले गिना था, फिर बाद में अपने आंकड़ों से हटा दिया, फिर बाद में फिर से ऐड कर दिया। तो इस तरह से कई जगह फ्लिप फ्लॉप चल रहा है यूएस के वेरियस स्टेट्स में। तो अभी लास्ट जब तक मैंने पढ़ा था, देखा कि कई जगहों पे ये गिना जा रहा है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क शहर ने तो अभी रिसेंटली अपने डेथ टोल में उनको भी शामिल कर लिया है जिनकी घरों पर डेथ हुई है। क्योंकि आप देखिए कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा एजेड हैं, उनको शायद हॉस्पिटलाइज भी नहीं किया गया है। ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन कुछ केसेस डेफिनेटली ऐसे हैं। फिर बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जिस देश में जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, उतना ही वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन बेटर होगा। लेकिन कई देशों में कैपेसिटीज इतनी नहीं है। जैसे भारत में नंबर ऑफ बेड्स की संख्या जो है वो कंपेयर टू साउथ कोरिया काफी कम है। तो ऐसे में जिन देशों में बेड्स कम है, वहां पर डॉक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना होगा ट्रीटमेंट, कि हम किसे बचाएंगे। अगर हमें एक वेंटिलेटर अल्टीमेटली यूज करना है, तो क्या हम एक 70 साल के व्यक्ति पर यूज करें या फिर 40 साल के व्यक्ति पर यूज करें जिसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है। इस तरह के डिसीजंस इटली में डॉक्टर्स को लेने पड़े थे और ये काफी मुश्किल निर्णय होते हैं। और वहां पर पॉलिसी ये थी कि जो जवान है उसको बचाया जाए। तो इसके कारण देखिए कई लोग हॉस्पिटल जाना भी अवॉइड कर सकते हैं। ये भी एक अल्टीमेट सिनेरियो हो सकता है कि जिन्हें सिम्टम हो वो घर पर ही रहना प्रेफर करें, अपने आप को आइसोलेट करके हॉस्पिटल ना जाएं। तो ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेथ रेट को काउंटिंग में अल्टीमेटली इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब घर पे किसी की डेथ होती है इस तरह से, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं करी जाएगी। एक और फैक्टर है एज का। इटली में दुनिया की दूसरी सबसे एजेड पॉपुलेशन है आफ्टर जापान। तो इटली में 65 साल से ज्यादा लोगों की आबादी जो है वो टोटल पॉपुलेशन की 25% है। चाइना में ये केवल 11% थी। इसीलिए देखिए चाइना में टोटल फेटालिटी जो है वो कम थी। यानी चाइना क्लेम करता है कि हमारा जो केस फेटालिटी रेट है वो काफी कम है, अराउंड 3% के आसपास, 4% के आसपास है। जबकि इटली में तो ये एक समय 11% के ऊपर पहुंच चुका था। भारत में 90% आबादी जो है वो 60 साल से कम उम्र की है। तो ये एक रीजन माना जा रहा है कि भारत में CFR अभी कम है। अमेरिका, स्पेन, इटली, इन देशों में ये परसेंटेज थोड़ा सा कम है। देखिए अंडर 60 पॉपुलेशन इज 79%, 75% एंड 71%। तो आप देख सकते हैं ये तीन सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश हैं, यूएस, स्पेन और इटली। इनमें लगभग 70 से 80% के बीच में लोग हैं जो 60 साल की आयु से कम है। अगला फैक्टर आता है लैग। लैग का मतलब ये, आज जिस व्यक्ति की डेथ हो रही है, यानी कि सोचिए आज अगर भारत में 15 लोगों की डेथ हुई, एक बार अज्यूम कर लीजिए, तो ये 15 लोग आज ही केस पॉजिटिव डिटेक्ट उनका नहीं हुआ है। उनका केस पॉजिटिव कम से कम 2 या 3 हफ्ते पहले हो गया होगा। तो इसके कारण आप कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि जैसे अगर मार्च 29 या मार्च 30 मान लीजिए, जब लगभग 1500-1800 कुछ केसेस थे, उस समय में जो लोग थे, यानी कि उन 1500 लोगों में से ये 15 लोग हैं जिनकी आज डेथ हुई है। तो 2 हफ्ते का लगभग लैग चलता है। दिस डिपेंड्स ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड। तो कोई भी पेशेंट डायरेक्टली कोविड-19 से इन्फेक्ट होते ही डेथ नहीं हो जाती उसकी। वो पॉजिटिव टेस्ट करने के बाद हॉस्पिटल में कुछ दिन रहेगा, फिर स्थिति बिगड़ती है, फिर डेथ होती है। तो अगर आज भारत के अंदर 15,000 केसेस हैं, तो इन 15,000 में से आज से 2 हफ्ते बाद जो नंबर ऑफ डेथ होगी ना, वो इसका हमें एग्जैक्ट अंदाजा देगी।
अभी हम क्या कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं कि 15,000 में 500 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन ये 500 लोग एक्चुअली में हमें इनमें से नहीं गिनने चाहिए। टेक्निकली ये हमें आज से 2 हफ्ते पहले के काउंट में गिनने चाहिए, जब 4 अप्रैल के आसपास जो आंकड़ा था। आप देखिए 4 अप्रैल के आसपास हमारे यहाँ पर 4,000 केसेस थे, ठीक है। तो हम ये देखिए कि उन 4,000 केसेस में से ये टोटल 500 का आंकड़ा आया है। लेकिन अब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए अल्टीमेटली आईएफआर रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सीएफआर जो है वो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट स्नैपशॉट नहीं दे पाती है, इसीलिए आईएफआर कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट कुल मिला के ये कहते हैं कि इनिशियली जब पैंडेमिक चल रही है, जब ऑनगोइंग महामारी है, उस समय आप केस फेटालिटी रेट पर इतना ध्यान मत दीजिए। अल्टीमेटली आईएफआर ही सही आंकड़ा है पता करने के लिए, किसी पैंडेमिक के बारे में रिसर्च करने के लिए या फिर डेटा क्रंच करने के लिए। अभी तो देखिए क्या होता है ना, नंबर्स बहुत फ्लूइड है, सब कुछ चेंज होता रहता है। 1 महीने पहले हमें नहीं मालूम था कि स्पेन इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा आंकड़ों में, इटली से भी ज़्यादा वहाँ पे केसेस होंगे। और 2 महीने पहले बिल्कुल किसी को खबर नहीं थी कि इटली इतना आगे होगा, चाइना से भी ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। तो हर महीने सिनेरियो बदल जाता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और एपिडेमियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जब एक केस आपको हॉस्पिटल में डायग्नोज करते हैं आप, उस समय मानकर चलिए कि 5 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी इन्फेक्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो डिटेक्ट नहीं हुए हैं। तो 5 to 10 टाइम्स द नंबर ऑफ केसेस जो अभी हम डायग्नोज कर चुके हैं, उतने लोग, यानी कि अगर आप मान लीजिए 20 लाख अभी हमें पता है, तो कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग इन्फेक्टेड उस वक्त हैं। नंबर्स में कितना वेरिएशन आ सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रियल लाइफ स्वाइन फ्लू पैंडेमिक का है। 10 साल पहले H1N1 पैंडेमिक आई थी। उस समय जब 10 हफ्ते हुए थे पैंडेमिक शुरू हुए, तब दुनिया भर के देशों में केस फेटालिटी रेट 0.1% से लेकर 5.1% के बीच में थी, ये डेथ रेट चल रही थी। लेकिन जब 2 साल बाद सारे केसेस को एनालाइज किया गया, अच्छे से रिपोर्ट्स को जांचा गया, तब आज WHO और अन्य CDC के अनुसार भी H1N1 का जो फेटालिटी रेट है वो 0.02% है। तो बेसिकली आईएफआर जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये काफ़ी कम हुआ, और उस समय जब सीएफआर देखा जा रहा था तो ये आंकड़े काफ़ी बढ़े हुए थे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।